नमस्कार बच्चों। आज हमारा दूसरा टॉपिक है हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो कल हमने कुछ किया था, कुछ बाकी रहता था, उसको आज पूरा करते हैं हम। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। किस प्रकार से जो रूमानी कलाकार थे, संत महात्मा थे, उनके द्वारा भी किस प्रकार से यूरोपीय जो महाद्वीप है, छोटे छोटे जो देश थे यूरोप के अंदर, उन राष्ट्रों में, छोटे छोटे देशों में किस प्रकार से रूमानी कल्पना से, रूमानी विचारधारा से राष्ट्र की भावना है वो जागी। तो क्या है, राष्ट्र की सच्ची आत्मा कहाँ पर है? लोकगीतों में। जो ग्रामीण क्षेत्र होता है या फिर उनकी जो संस्कृति होती है पुरानी, वहाँ पर किसी भी राष्ट्र की सच्ची आत्मा होती है। वहाँ उस देश की जो गौरव है, उसका जो इतिहास है, वो छिपा हुआ होता है। जन काव्य लोगों द्वारा सुनाई गई स्तुतियाँ, कहानियाँ, वीर गाथाएं, वहाँ पर क्या होता है, देश में देश के तो पीछे का जो इतिहास है, उस इतिहास का वर्णन किया गया है। और लोक नृत्यों के द्वारा क्या कहा है, रूमानी कलाकारों ने कहा कि जो देश की जो सच्ची आत्मा है वो कहाँ पर है? लोकगीतों में है, जन काव्यों में है, लोक नृत्यों में प्रकट होती है। और ये देश की राष्ट्रीय भावना को उजागर करने के लिए, देश के अंदर राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन्हीं के माध्यम से यूरोप के जो और जितने भी राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों में राष्ट्र भावना है वो जागृत होगी। दूसरा है उदारवादी। जो उदारवादी लोग थे उनकी क्रांति। कल हमने पढ़ा था उदारवादी लोग क्या कौन से होते हैं? जो एक समान समता की बात करते हो, स्वतंत्रता की बात करते हो, कानून के समक्ष बराबरी की बात करते हो, वे कौन थे? उदारवादी लोग थे। ठीक। और उदारवादी लोग की क्रांति कब शुरू हुई थी? 1848 में। जो उदारवादी लोग थे उन्हें 1848 में अपने राष्ट्र राज्य की मांग की कि हमें अपना अलग से राष्ट्र चाहिए, जहाँ पर सब कुछ समान हो, कानून हो, कोई किसी प्रकार का हमारे साथ अन्याय ना हो। तो उन्हें राष्ट्र राज्य की मांग की। और 18 मई 1848 क्या है, 18 मई 1848 को जर्मनी के अंदर निर्वाचित प्रतिनिधि, जर्मनी के अंदर संसद हुई। और वहाँ पर जो निर्वाचित लोग थे उन्होंने क्या किया, राष्ट्र राज्य के लिए, अपने देश के राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के लिए सदस्य चुने कि हमने अपने संविधान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लागू करनी है, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। तो जो निर्वाचित सदस्य थे जर्मनी के, जो संसद के निर्वाचित सदस्य थे, 18 मई 1848 को जो निर्वाचित सदस्य थे, उन सदस्यों ने अपने राष्ट्र राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा कि हम अपना संविधान को प्रारूप तैयार करते हैं। और संविधान के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, जो राजा बनेगा, जो संविधान के अकॉर्डिंग जो संविधान बनाया गया, उस संविधान में जो राजा बनेगा वो राजा संसद के अधीन होगा। और संसद के अंदर कौन थे? वो निर्वाचित सदस्य थे। इन सदस्यों की संख्या थी 831 के लगभग की संख्या थी। निर्वाचित जो सदस्य थे उनकी संख्या 831 के लगभग थी। तो इस सदस्य ने क्या कहा, संविधान का प्रारूप तैयार करना है और राजा जो बनेगा, राजा वो संसद के अधीन रह करके उस कार्य को करेगा। और इसके लिए उन्होंने किसको भेजा? पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम ने इस प्रस्ताव को पूरा किया। अब पर्सा के राजा थे, उसने क्या किया, फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ थे पर्सा के राजा, इसने इस प्रस्ताव को पूरा देने को कहा कि आपको हम ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप हमारे संसद जो देश का राष्ट्र राज्य का निर्माण कर रहे हैं, इसका प्रधानमंत्री बनिए, देश को संभालिए, लेकिन आपने संसद के अधीन रह करके ये कार्य करना होगा। लेकिन जो पर्सा के राजा थे फ्रेडरिक विल्हेम, उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मैं
संसद के अधीन रह के कार्य नहीं करूँगा। और फिर क्या क्या हुई, सेना बुलाई गई। अभी बहुत सी चीज़ें आती हैं, इसके अंदर आगे आएगा फ्रेडरिक विलियम के बारे में हम बताएंगे, ये फ्रेडरिक संसद के बारे में। ठीक, उसमें क्या किया आगे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, कारीगर लोग थे, जो संसद के निर्वाचित जो सदस्य थे, उन्होंने इनकी भी नहीं मानी, उनके काम के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया। अब धीरे धीरे संसद में क्या हो गया, हलचल मचनी शुरू हो गई। अब संसद है अपना प्रतिनिधित्व तो होती जा रही थी, धीरे धीरे सदस्य हैं वो कम होते जा रहे थे। और अब अंत में क्या होता है, जर्मनी की इसमें असेंबली को भंग कर दिया जाता है, सेना को बुलाया जाता है, जो संसद इसको भंग कर देते हैं और सेना को बुला करके फिर से राजतंत्र लागू हो जाता है। ये था हमारा उदारवादियों की क्रांति। उदारवादियों ने किस प्रकार से अपनी क्रांति को संसद तक लेकर गए और फिर कहाँ उनकी जो क्रांति थी विफल हो गई। अब आता है जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी और इटली दो प्रांत हैं हमारे तो देश में, जर्मनी और इटली, इनका निर्माण में क्या भूमिका थी, किसने निर्माण किया, किस प्रकार से किया, ये देखना है। पर्सा के मंत्री, पर्सा का राजा था फ्रेडरिक विलियम, इसका मंत्री था कौन था, बिस्मार्क, शक्तिशाली मंत्री था। फ्रेडरिक विलियम था पर्सा का राजा, उसका मंत्री कौन था, बिस्मार्क। उसने अपने प्रयत्नों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा क्या क्या, जर्मनी का एकीकरण कर, जर्मनी छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़े थे जर्मनी के और उनमें बटा हुआ था, और उसके अपने प्रयत्नों से, अपने प्रयासों से, अपनी शक्ति, अपनी ताकत से इसका एकीकरण है वो कर दिया। और 18 जनवरी 1871 को पर्सा के काइजर विलियम प्रथम ने, पर्सा के काइजर विलियम प्रथम पर्सा का राजा बना गया। 18 जनवरी 1871 को जर्मनी के पर्सा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक नए जर्मन साम्राज्य की स्थापना की गई। एक नया जर्मन साम्राज्य बना दिया। पहले जर्मनी था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़े थे इसके, लेकिन बिस्मार्क ने क्या किया, उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी शक्ति से, अपने मनोबल से, अपने प्रयासों से, उन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को, माने ये जर्मनी है और इसके छोटे छोटे टुकड़े बने हुए हैं अलग से, ठीक है। तो अब इस बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क ने इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में मिला करके क्या बना दिया, एक जर्मनी साम्राज्य बना दिया। क्या बन गया, जर्मनी साम्राज्य, ठीक है। पूरे को जर्मनी साम्राज्य में स्थापित कर दिया। और इसका जो नेतृत्व किसने किया, कौन इसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में ये जर्मनी का एकीकरण किया गया, काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में। प्रश्न बनता है यहाँ पर 18 जनवरी 1871 में जो पर्सा के जो राजा थे काइजर विलियम प्रथम, उसके नेतृत्व में क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था, उसके मंत्री बिस्मार्क के सहयोग से हुआ था। अब इटली के बाद इटली भी इसी प्रकार से 7 राज्यों में बटा हुआ था। अब इटली की बात करते हैं, इटली भी क्या बटा हुआ था, ये इटली ही मानी 7 राज्यों में बटा हुआ, ठीक, अलग अलग 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली क्या 7 राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन यहाँ किस पर, यहाँ तो किसने, बिस्मार्क ने, किसने, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण कर दिया। लेकिन इटली रहती है हमारी, अब इटली, अब इटली है उसका भी इसी प्रकार से एकीकरण किया गया। उस 7 राज्यों में बटा हुआ था अलग अलग, ठीक है, कितने 7 राज्य थे अलग अलग से। अब इन 7 राज्यों अलग अलग राज्य थे, इनमें काबुल तथा गैरिबाल्डी, ये 2 थे, कौन, काबुल और दूसरा गैरिबाल्डी। काबुल और गैरिबाल्डी के प्रयत्नों से, के सहयोग से, अपनी ताकत, अपने बलबूते से 1870 में, कब 1870 में एमिल द्वितीय को इटली का सम्राट घोषित कर दिया। अब इन्हें अपने प्रयत्न प्रयास से क्या किया, इटली का एकीकरण कर दिया। और 1870 में किसको, एमिनुएल द्वितीय को इटली का सम्राट घोषित कर दिया।
ब्रिटेन की, अब आता है अगला टॉपिक हमारा ब्रिटेन की अजीब दास्तान। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। अब देखिए ब्रिटेन की अजीब दास्तान। अब ब्रिटेन पहले ब्रितानी समूह में अलग अलग छोटे छोटे, ये ब्रिटेन है अलग अलग छोटे छोटे समूह बटा हुआ ब्रिटेन भी, इसके अंदर ये ब्रितानिक समूह है। ब्रिटेन ब्रितानिक समूह का सदस्य था और इस सदस्य ने किस प्रकार से एक पूरे राजतंत्र का रूप लिया, आंग्ल संसद। अब यहाँ क्या थी, आंग्ल संसद। आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। अब छोटे क्या था यहाँ पर, राजतंत्र था। अब राजतंत्र क्या होता है, निरंकुश शासक होते हैं और निरंकुश शासक अपने मन की मनमानी करते हैं। तो क्या क्या, आंग्ल संसद ने राजतंत्र से 1688 ईस्वी में उनसे अपनी ताकत छीन ली और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। अब यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया, इसका नाम दिया गया था एक्ट ऑफ यूनियन। क्या नाम दिया गया था, एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में क्या बनाया गया, एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, इसको नाम दिया गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो क्या नाम दिया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया गया। और इसके अंदर क्या था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, दो देश इंग्लैंड और स्कॉटलैंड शामिल किए गए और इन्हीं के प्रयासों से, सहयोग से इस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन है वो किया गया। और भी छोटे छोटे देश बनते थे। इसमें 1801 में क्या किया इन्होंने, आयरलैंड को अपने बलपूर्वक ताकत से इसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में शामिल कर दिया। ये था हमारा ब्रिटेन की अजीब दास्तान। किस प्रकार से ब्रिटेन एक ब्रितानी समूह से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है। तो इसके अंदर क्या क्या बनाया इन्होंने, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1707 के पहले तो एक्ट ऑफ यूनियन के तहत था, अब नया नाम रख दिया इन्होंने। क्या नाम रख दिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इंग्लैंड और दो ताकतें थी, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये दो ताकत इसमें शामिल थी। अब 1801 में बलपूर्वक अपनी ताकत से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने अपने बलपूर्वक इसको आयरलैंड को किसमें शामिल कर लिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में शामिल कर दिया। ये हमारा ब्रिटेन की अजीब दास्तान। अगला टॉपिक आता है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, राष्ट्र की कल्पना क्यों नहीं, हमारा राष्ट्र किस प्रकार से होना चाहिए। हम भी अब मान लीजिए हमारा भारत देश है, भारत के निवासी हैं, हम भी अपने किसी भी रूप में भारत को देखते हैं। तो भारत को मतलब भारत माता, नाम क्या है, भारत माता। ठीक है, और भारत माता का एक स्वरूप बनाया गया है, एक छवि बनाई गई है। इसको भारत माता एक औरत की छवि है, महिला है और हाथ में तिरंगा ध्वज है वो लिए हुए है, शेर की सवारी है। इस प्रकार से राष्ट्र की कल्पना की गई उन्होंने भी। इस प्रकार से कल्पना की, एक नारी की छवि थी। ठीक है, नारी की छवि, महिला नारी की छवि थी। और इसको फ्रांस का जो लोकप्रिय नाम है ईसाई में, मारिया, क्या नाम दिया गया इसको, मारिया नाम दिया गया। एक जर्मनी, ये तो फ्रांस के लिए लोकप्रिय, ये किसकी थी, फ्रांस की मारिया। और जर्मनी के लिए भी है, जर्मनी में क्या था, जर्मेनिया। ठीक है, जर्मनी के अंदर जर्मेनिया और फ्रांस के अंदर मारिया। ये नारी रूपक प्रतीक चिन्ह थे इनकी। अब आते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, राष्ट्रवादी जो लोग थे उन्होंने किस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार करने की सोची। पहले तो राष्ट्रवादी लोग थे, अपने देश के प्रति प्रेम था उनका, अगाध श्रद्धा थी, प्रेम था। अब वो साम्राज्यवाद में साम्राज्य को और ज्यादा विस्तार करने लगे। किस प्रकार से, राष्ट्रवाद अपने सीमित जो लक्ष्य थे, देश को सुरक्षित करना है, अपने देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित करना है, लोगों द्वारा चुनी सरकार होनी चाहिए, लोगों के लिए सम्मान कानून होने चाहिए। इस प्रकार की भावना को भूल गए। उनके अंदर जो सीमित लक्ष्य थे वो संकीर्ण सिद्धांत बन गए। उनकी गलत लालसा थी कुछ और पाने की हो गई। और जो साम्राज्यवादी थे उन्हें उद्देश्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कर लिया, जो अधीन लोग थे, जो छोटे छोटे राज्यों में अधीन किए गए, उनकी राष्ट्रवादी जो आकांक्षाएं थी उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उनको अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया, ताकि
देश को और ज़्यादा शक्तिशाली ताकतवर है वो बनाया जाए इसकी। और फिर यही राष्ट्रवाद, यही उनके विचार, अपने देश को साम्राज्य को बढ़ाने का जो विचार था, यही विचार प्रथम विश्व युद्ध की ओर उनको लेगा। जो 1914 के अंदर हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इन्हीं राष्ट्रवादी जो लोग थे उन्हें अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपने आप को ज़्यादा महान दिखाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध की ओर ले गए। अब पूरा देश है ताकतों, अलग अलग ताकतों के रूप में बट गया और अपने अपने क्षेत्र, अपने अपनी तरफ से जितने भी अधीन साम्राज्य थे, जितने अधीन देश थे, उन देशों का प्रयोग अपने हित के लिए प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई के लिए कुछ करने लगे। अब आता हमारा जो हमने क्या था, उदारवादियों की क्रांति, उससे संबंधित हमारा एक प्रश्न आता है फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद, अपने फ्रैंकफर्ट संसद थी क्या है, किस प्रकार की संसद थी, क्या था, हमने ये यहाँ कम शब्दों में किया था, थोड़ा और ज़्यादा हम यहाँ पर करेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे प्रकार से आपको समझ आ जाए, क्योंकि लगभग एग्जाम में इस प्रश्न को पूछ लेते हैं, इसलिए हमने थोड़ा इसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रयोग किया है। तो जो फ्रैंकफर्ट संसद थी वो कब कहाँ हुई थी, 18 मई 1848 को हुई थी। कब हुई थी, 18 मई 1848 को हुई थी। और ये जो जर्मन प्रदेश थे, जितने भी जर्मन प्रदेश थे, उन जर्मन प्रदेशों के कितने 831 जो निर्वाचित जो सदस्य थे, उन्होंने जो फ्रैंकफर्ट संसद थी उसमें अपना स्थान ग्रहण किया, संसद के अंदर अपनी सीट ग्रहण की और अपने अकॉर्डिंग संसद को चलाना शुरू कर दिया। हमारी संसद किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार से देश के कानून नियम निर्धारित किए जाए, जिससे देश है वो विकास पर अग्रसर रहे, देश को विकास कर सके, हर जनता के, हर व्यक्ति की मांग को पूरा किया जा सके। और यह जो संसद हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, सेंट पॉल चर्च में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी ये संसद। अब जर्मन जो राज था, अब ये 831 जो निर्वाचित जो सदस्य थे वो फ्रैंकफर्ट संसद के अंदर जो सेंट पॉल चर्च में हो रही थी, वहाँ पर बैठ करके उन्होंने एक प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया। अपने देश को चलाने के लिए हमने कौन कौन से नियम कानून है वो तैयार कर दिए, तो उन्होंने एक संविधान का प्रारूप तैयार करवाना शुरू कर दिया। अब संविधान किस प्रकार का होना चाहिए, संविधान के अंदर क्या हमने ऐड करना है, किस प्रकार से देश को विकास पर की गति से आगे ले जाना है, इस प्रकार की बातों को उन्होंने वहाँ पर रखा। संविधान का प्रारूप तैयार करवाना शुरू कर दिया और इस संविधान के अकॉर्डिंग क्या किया, जो राजा होगा, जो भी जर्मन प्रदेश का राजा बनेगा, वो राजा संसद के अधीन रह करके कार्य करेगा, अपनी मन की मर्जी नहीं चलेगी। जो संसद के अंदर बैठने वाले प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, उन सदस्यों के द्वारा जो भी बात देश के हित की होगी वही लागू की जाएगी। राजा है अपने आप को शक्तिशाली नहीं समझ सकता, राजा को कार्य करना होगा, किसके अधीन रहकर कार्य करना होगा, संसद के अधीन रहकर के कार्य करना होगा। लेकिन ये सारी बातें होकर के राजा को ढूंढा, अभी राजा को किस राजा को ये अधिकार दें कि वो संसद के अधीन रहकर के कार्य कर सके, तो राजा के उसको प्रसा के राजा बताया, प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ये बात कही, आप संसद के अधीन रह करके जर्मन प्रदेश का, जर्मन साम्राज्य का जो भार है वो संभाले, सत्ता को संभाले। लेकिन प्रसा के राजा ने सोच विचार करके देखा कि मैं तो अपनी ताकत का प्रयोग कर नहीं सकता, संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही सारा कार्य करेंगे। तो इस पेशकश को राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता, करूँगा ये कार्य। अब सारा काम संवैधानिक तरीके से होगा, संविधान बनेगा, संविधान के अकॉर्डिंग जो कानून नियम लागू होंगे वो तैयार होंगे। तो फ्रेडरिक विलियम ने क्या किया, उसको इस निर्णय को मना कर दिया कि मैं आपका राजा बनने का इच्छुक नहीं हूँ, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब राजा के अस्वीकार करने के बाद जो कुलीन वर्ग था, पैसे वाले लोग थे, कुलीन का मतलब पैसे वाले लोग और सेना, उनमें विरोध हो गया, विद्रोह बढ़ गया। उन्होंने विरोध कर दिया इसका,
संसद में जो निर्वाचित जो सदस्य थे संविधान को लागू करना चाहते थे, लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, उसका विरोध कर दिया। अब संसद धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर हो गई। अब संसद के जो निर्वाचित जो सदस्य थे 831, उन्होंने क्या किया, अपने आप में पावरफुल हो गए, भी हम कहेंगे वही बनेगा, हम कहेंगे वही बनेगा। उन्हें जो उदारवादी लोग थे, क्रांतिकारी जो लोग थे, जो 831 जैसे निर्वाचित जैसे संसद के अंदर आए थे, उनके सहयोग के लिए मजदूरों ने, कामगारों ने, जितने भी छोटे उद्योग के कर्मी थे, उन्होंने बढ़ चढ़ करके राष्ट्रवाद के लिए उदारवादियों का साथ दिया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये हुआ कि जो 831 जो निर्वाचित सदस्य थे, जो फ्रैंकफर्ट संसद में बैठे थे, जो सेटपोल चार्ट में ये संसद चल रही थी, उनने उनकी भी अनदेखी कर दी। जो कामगार थे, मजदूर थे, उनके जो कुछ बातें उनकी भी थी जो संसद के अंदर रखनी थी, लेकिन उन्होंने मजदूरों के प्रति, कामगारों के प्रति, छोटे कारीगर थे, उनके प्रति किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स है वो संसद के अंदर नहीं दिखाया। तो जो मजदूर वर्ग थे, कामगार वर्ग थे, छोटे उद्योगिक लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, जो निर्वाचित सदस्य थे उनका विरोध कर दिया कि हमारी मांग तो मान ही नहीं मिली, हम तो बेकार में इनके साथ। तो ये भी के अलग हो गए। अब बचते हैं 831 निर्वाचित देश, सारा देश एक तरफ हो गया। तो आखिर में क्या किया गया, फ्रैंकफर्ट संसद है, अपना समर्थन सभी से खो बैठी। अंत में सेना को बुलाया गया, संसद को भंग किया गया, असेंबली को भंग हो गई और फिर से दोबारा से जो पहले जैसी प्रक्रिया थी देश के अंदर वो सुचारू रूप से चलने लग गई। ये था हमारा उदारवादी क्रांति या फ्रैंकफर्ट संसद। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से उतार करके 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ना और अपनी एनसीईआरटी की जो बुक हैं उनको निरंतर अध्ययन करते रहना, ताकि आपको जो टॉपिक करवाए जाते हैं, जो बातें समझाई जाती हैं, वो अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। थैंक यू।